a plug key, a plug key and some connecting wires. Set up the circuit by connecting four dry cells of 1.5 volt each in series with the ammeter, leaving a gap XY in the circuit as shown in figure 11.4. ये देखो इस फिगर में इन्होंने क्या कर रखा है। ये एमीटर लगा रखा है जो कि 0 से 5 एम्पियर का करंट मेजर कर सकता है। चार सेल लगा रखे हैं, ये 1 2 3 4 सेल है। और ये एक्स और वाई के बीच में कुछ गैप है। चलो। Complete the circuit by connecting the nichrome wire in the gap XY. Plug the key, note down the ammeter reading, take out the key from the plug. Note always take out the key from the plug after measuring the current through the circuit. मतलब ये कह रही है जो गैप है यहाँ पे एक बार ये निक्रोम की तार लगा दो और फिर बिजली ऑन कर दो और फिर देखो कितना करंट बह रहा है। अब अब बिजली को बंद करके निक्रोम की वायर हटा के वहां पे एक बल्ब लगा दो। चलो आगे चलो। Replace the nichrome wire with the torch bulb in the circuit and find the current through it by measuring the reading of the ammeter. Now repeat the above step with the 10-watt bulb in the gap XY. Are the ammeter readings different for different components connected in the gap XY? What do the above observations indicate? बस ये कहना चाह रहे हैं कि जब करंट मान लो यहाँ पे हमने निक्रोम वायर लगाई तो मान लो 5 एम्पियर बहा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो मान लो कि एमीटर ने हमें 5 की रीडिंग दिखा दी और जब हमने यहाँ पे इस गैप में निक्रोम वायर हटा के बल्ब लगा दिया तो मान लो हमें रीडिंग मिल गई 3 एम्पियर की, एग्जाम्पल। तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं एक सर्किट में ये एक्स वाई के बीच में तुमने कोई चीज लगाई तो तुम डिफरेंट डिफरेंट जब कंपोनेंट्स लगाओगे तो इनकी करंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। इनके अंदर करंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। इसका रीजन है ओम्स लॉ। क्योंकि ओम्स लॉ कहता था पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मगर हमने ये भी पढ़ा था और V इक्वल टू आई आर लिखते थे क्योंकि R एक कांस्टेंट होता था। R इक्वल टू V बाय आई हुआ। अगर I को मैं बढ़ाऊंगा, 2 गुना बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस हाफ हो रही थी, ये हम कल देख रहे थे। तो वैसे ही अगर मैं रेजिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो करंट भी मेरा कम होएगा। तो वैसे ही इनमें से किसी जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसके केस में एमीटर मेरा करंट कम दिखाएगा। और जिसकी रेजिस्टेंस कम होएगी एमीटर उस केस में करंट ज्यादा दिखाएगा। तो इस वजह से ये डिफरेंट कंपोनेंट्स डिफरेंट एमीटर की रीडिंग क्यों दे रहे हैं? बिकॉज दे हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। Current. कि करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगी, रेजिस्टेंस घटेगी तो करंट बढ़ेगा। आगे भैया बात थोड़ा ना समझ समझ में? नहीं आया। भाई नहीं आएगा वो तो। समझ नहीं आया थोड़ा सा। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ बताना पड़ेगा इसके लिए मेरे को। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये पता है तेरे को? जो भैया एक चीज एक जगह पे रुका हो। वोल्टेज को बोलते हैं भैया। वोल्टेज क्या होती है? वोल्टेज एक मतलब एक वायर में कितनी वोल्टेज जा रही है। ये मैं कल यही टॉपिक पढ़ा रहा था, ठीक है। अब मैं इस टॉपिक को भाई अभी मैं दोबारा नहीं छेड़ सकता। ये मैं कल वही चीज समझा रहा था, ये सारी ये सब पोटेंशियल डिफरेंस ही समझा रखा है। अब वीडियो मैं अपलोड करूंगा, वीडियो देखना सारे। अब और अभी मैं इस टॉपिक को अभी मैंने कहा थोड़ा हल्का ही समझ में आएगा जिसने क्लास कल की नहीं देखी। मैं पहले उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा, पहले वो देखना और फिर आज की क्लास दोबारा सुनना। तो कहना भाई थोड़ा सा टॉलरेट कर ले भाई प्लीज। कुछ चीजें अभी समझ नहीं आएंगी बट मैं ट्राई करूंगा। अभी के लिए बस इतनी बात ध्यान रख कि ओम्स लॉ हमें कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा और करंट घटेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी घटेगा। पोटेंशियल डिफरेंस एक ये सर्किट लगा रखा है हमने
ठीक है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जाएगा। मैंने कहा इस सर्किट के ऊपर दो पॉइंट है, एक ये पॉइंट ए और एक ये पॉइंट बी। ठीक है, मैं कहता हूं जब ये प्लस से करंट निकलेगा और बी की, और ये इस नेगेटिव में वापस आएगा करंट, जब करंट निकलेगा, मान ले 4 कूलम का, 4 इलेक्ट्रॉन निकले, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन निकले, तो ये सेल ही तो आगे भेज रहा है, मतलब सेल कुछ काम करेगा तो वो करंट आगे बहेगा, ये तो मानता है। हाँ जी भैया। तो इस सेल को कितना काम करना पड़ेगा, मैं अभी के लिए ए और बी पॉइंट ले रहा हूं, तो कोई भी 2 पॉइंट ले सकता है। इस क्लोज्ड सर्किट में इस सेल को कितना काम करना पड़ेगा कि ये, कि किसी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में भेज दे। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी से डिनोट करते हैं, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग, A unit charge from one point to another. यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम का चार्ज, मान ले इतने इलेक्ट्रॉन है कि यहाँ से 1 कूलम, चार्ज की यूनिट कूलम होती है, तो वो कूलम पैसे हाँ निकलेंगे। जी भैया। कूलम इलेक्ट्रॉन चार्ज ही तो होता है, तो इलेक्ट्रॉन को हम कूलम में कह सकते हैं, कितने कूलम चार्ज है। तो इन मूविंग अ यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम के चार्ज को मूव करने में, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ क्लोज्ड सर्किट, सर्किट बंद होना चाहिए नहीं तो करंट ही नहीं बहेगा, इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। आई बात समझ में, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? हाँ ये जी भैया, दूरी ये को, चीज समझ आ गई। सेल को कितना काम करना पड़ेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में, उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और करंट जो बहता है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही बहता है। जल्दी बता क्या पूछना है। अच्छा भैया, जैसे जो ये ए से बी तक जो करंट फ्लो कर रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कर रहा है। हाँ भाई, ओके वीडियो भैया। देखियो, वीडियो, कल वाली वीडियो, ऐसे पूरा समझ नहीं आएगा, ओके। अभी बेसिक समझ। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है करंट के ऊपर। अगर करंट बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, करंट घटेगा तो ये घटेगा। अब ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखी, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये तो मानते हो सारे। मैंने एक हाँ जी। स्टेटमेंट लिखी है अभी तक, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, है ना। हाँ जी। अब मेरे को इसको सॉल्व करना, तो v इक्वल टू आई आर लिखूंगा, वेयर आर इज माई कांस्टेंट, क्योंकि करंट बढ़ सकता है तो वो भी बढ़ेगा, मगर ने रेजिस्टेंस, आर इज द रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को समझो एक तरह से स्पीड ब्रेकर है ये। जैसे गाड़ी चलती है तो स्पीड ब्रेकर लगा देते हैं तो गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाती है, वैसे ही करंट एक गाड़ी है और ये करंट की गाड़ी को चलने नहीं देता, उस चीज को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर इसको आई को नीचे ले जाऊं। अब देखा जाए तो अगर, अब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब अगर करंट बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, क्योंकि ये तो डिनोमिनेटर में है, ये तो रूल है मैथ का। और अगर इसको घटाऊंगा करंट को तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तो उस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहे थे, वो कहना चाह रहे थे एक सर्किट है जिसमें मान लो 4 सेल लगे हैं। 4 सेल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स्ड है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब अभी समझो, वो मैंने डेफिनेशन बताई थी। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का तू मतलब समझ, इस सेल की कितनी ताकत है, इस सेल की पावर कितनी है। इस सेल की पावर है 4 वोल्ट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस है मान लो 4 वोल्ट, और इन्होंने एक यहाँ पे एमीटर लगा दिया। एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है, और ये अगर सेल का प्लस है तो यहाँ पे भी इसका प्लस ही आएगा। एमीटर लगाने के बाद इन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी ये जगह छोड़ दी और सर्किट को बंद कर दिया। अब इतनी सी जगह में इन्होंने लगा दिया नाइक्रोमियम, क्या लगाया था, जो भी लगाया था तार। तो मान लो इसकी रेजिस्टेंस R1 ले लेता हूं, और तब मेरा करंट मेजर हुआ मान लो कुछ 2 एम्पियर, एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो इन्होंने कहा कि R1 इक्वल टू V बाई आई, तो 4/2
रेजिस्टेंस आ गई 2, और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, 2 ओम, ये इसे कहते हैं ओम। ठीक है। अब इन्होंने कहा कि हम ये हटा के यहाँ पे एक बल्ब लगा दो और वो निक्रोमियम की तार हटा दो। अब ये बल्ब की भी कुछ रेजिस्टेंस होगी R2, अलग अलग होगी। तब हमने कहा कि करंट शो हुआ हमें एमीटर में 1 एम्पियर। तो मतलब R2 = 4/1 = 4 ओम। मतलब कि बल्ब की रेजिस्टेंस ज्यादा है, बल्ब करंट को फ्लो नहीं करने दे रहा। और एग्जांपल दे रहा हूँ, उल्टा भी हो सकता है कि निक्रोमियम की ज्यादा हो या बल्ब की कम हो, कुछ भी हो सकता है, बट मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि रेजिस्टेंस कैसे वेरी करती है। और R1 की अब 2 ओम, R2 की 4 ओम। और देखो, सेल सेम था, करंट की रीडिंग अलग अलग आई। वो रीडिंग अलग अलग क्यों आई? क्योंकि रेजिस्टेंस में फर्क आ गया। क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड करती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। और ये कौन बताता है? ये बताता है ओम्स लॉ। आ गया समझ? समझ आ गया, हाँ जी वे समझ आ गया। तन्मय, नीलांश भाई, सबको समझ में आ गया? हाँ जी अभी भैया। आपने इसमें बल्ब से जोड़ा है ना? बल्ब से जोड़ा। और अगर नाइक्रोम वायर से जोड़ते तो? अरे मेरा हाथ लगा के ना चिपका दे मेरे को, कोई भी वायर जोड़ दे यार। अच्छा, रेजिस्टेंस सेम ही निकलेगा। हर वायर की अलग रेजिस्टेंस होएगी, निक्रोमियम वायर की अलग होएगी, बल्ब की अलग अच्छा, होएगी। ठीक है ठीक है। और हम्म। हर स्पीड ब्रेकर इतना थोड़ी होता है, कोई इतना बड़ा भी हो सकता है, कोई इतना सा भी हो सकता है, समझ रहे हो? तो निक्रोमियम वायर की अलग, कॉपर की अलग, किसी की अलग, किसी की अलग। अब वो आगे का टॉपिक है, बताऊंगा। चल सिया, यहाँ से पढ़, स्तुति पढ़ दे, कोई भी पढ़ दो यार। भैया इन दिस एक्टिविटी से हाँ या हाँ। करना पड़ रहा है? अबे पढ़ो भाई, क्या कर रहे हो? अरे वो पढ़ रही है भैया। हाँ, कनव को बोला, अब मेरे को बोला है। अरे कोई भी पढ़ दो, तू पढ़ते सिया। In this activity, we observe that the current is different for different components. Why do they differ? Certain components offer an easy path for the flow of electric current, while the others resist the flow. यही बात बोली कि कुछ कंपोनेंट, कंपोनेंट क्या है? बिजली की तार जो निक्रोमियम की लगाई थी, और बल्ब। ये कह रहे हैं कुछ कंपोनेंट जो है बिजली को आसानी से पास होने देते हैं, और कुछ कंपोनेंट है जो बिजली को रोकते हैं। तो है ये एक स्पीड ब्रेकर का ही काम कर रहे हैं बिजली के लिए। तो जो बिजली को रोक रहे हैं उसके, जो बिजली को रोक रहे हैं उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। और हमें पता है अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट ज्यादा होगा कि कम होगा? कम। कम होगा। कम हो गया कम होगा, ये हमें ओम्स लॉ बताता है। तो इस वजह से एमीटर की रीडिंग हमें डिफ्लेक्शन दिखाती है, पहले एक एक बार ज्यादा दिखा देगी, एक बार कम दिखा देगी। आ गई बात समझ में? चलो पढ़ो We शुरू। know that motion of electrons in an electric circuit constitutes an electric current. The electrons, however, are not completely free to move within a conductor. They are restrained by the attraction of the atoms among which they move. इसका मतलब ये कह पढ़ो रहे हैं, भैया। ये कह रहे हैं एक तार है, देखो, द इलेक्ट्रॉन्स, वी नो दैट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंस्टिट्यूट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। हमें आज तक क्या पता लगा है? कि एक ये तार है, मान लो ये बिजली सेल से जोड़ रखी है, इस तार में जो करंट आ रहा है, वो करंट आ रहा है मोशन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने अभी पढ़ा था पहले, इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मगर अगर ये इलेक्ट्रॉन इस तरह बह रहे हैं, इस तरफ, तो पहले तो मेरे को तन्मय भाई बताएगा कि करंट किधर होएगा, रेड की साइड होएगा या ये ऊपर वाले रेड की तरफ होएगा? किस तरफ की साइड होएगा करंट? ऊपर वाले रेड की तरफ। ऊपर वाले। करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के उल्टा होता है। ये लोग कह रहे हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो करंट होता है,
मगर ये इसके फ्लो को एक और चीज इन्फ्लुएंस करती है, ये किस तार में बह रहा है। ये मान लो इस तार में बह रहा था, तो इस तार के जो एटम्स हैं वो भी इसके करंट को बहने में इन्फ्लुएंस करते हैं। या तो इसको मदद करेंगे तेज बहे, नहीं तो इसको रोकेंगे, पर कुछ ना कुछ वो भी मदद इसकी करेंगे। बात समझ में आ रही है? दस आगे हुआ। नीलांश हाँ भाई, जी बार बार कैमरा हाँ ये खुलवाना भी है। पड़ेगा क्या? अन्नू भाई कैमरा खोलो भाई, क्या बार बार बोलता रहूं मैं? तन्मय भाई कैमरा खोल। They are restrained by the attraction of the atoms among which they move. Thus, motion of electrons through a conductor is retarded by its resistance. मतलब ये रेजिस्टेंस ही बता रहे हैं कि रेजिस्टेंस कैसे होती है। कि ये जिस भी, अब जो इलेक्ट्रॉन जिस जिस तार में बह रहे हैं, जिस कंडक्टर में बह रहे हैं, वो एक, उनके उनके जो अट्रैक्शन ऑफ एटम्स होती है और ये उनको मूव करने नहीं देते, उसी चीज को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। A component of a given size that offers a low resistance is good conductor. गुड कंडक्टर क्या होता है, पहले तो मेरे को ये बताओ। तन्मय भाई बता, गुड कंडक्टर क्या है? भैया, जो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जैसे करने में बर्तन होते हैं। मदद करे, बढ़िया से पास कराए इलेक्ट्रिसिटी। अभी मैं इतनी हाँ। देर से ओम्स लॉ पढ़ा रहा था, V इक्वल टू आई आर और R इक्वल टू वी बाई आई। तो जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसका करंट कम बहेगा, और वो तो बैड कंडक्टर है। और जिसकी रेजिस्टेंस लो होगी और जिसका करंट हाई होगा, वो गुड कंडक्टर है। तो ये वही कह रहे हाँ। हैं, अ कंडक्टर बैड हैविंग। कंडक्टर में बिल्कुल ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती या फिर थोड़ी बहुत होती है? किसमें? बैड कंडक्टर में बिल्कुल ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, फिर थोड़ी बहुत होती है। अब अगर तुम, अब बैड किस क्या, किस रिस्पेक्ट में बैड? इस केस में कौन सा बैड होएगा, जिसमें एमीटर की रीडिंग कम शो करेगी। बैड तो बैडेस्ट ढूंढना पड़े तो पता नहीं कौन सा है। लेकिन बैड बैड में ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही ना हो, तो वो इंसुलेटर बन जाते हैं जिसमें कंडक्ट ही नहीं करता। हाँ। मगर बैड कंडक्टर में फिर भी कंडक्ट करता है। अ कंडक्टर हैविंग सम रेजिस्टेंस एप्रिशिएबल इज कॉल्ड अ रेजिस्टर। रेजिस्टर क्या है? एक बैड कंडक्टर ही तो है। ये जो हम रेजिस्टेंस को इससे डिनोट करते हैं। मान लो ये तार है, इस तार के अंदर, कनव भाई तू दोबारा कैसे आ रहा है? अच्छा निकल गया, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई होगी, कोई बात नहीं। चलो। नहीं भैया, निकला नहीं हूँ। अरे अभी भैया वो मैं क्या कहते हैं, साथ ही साथ दूसरे में कर रहा हूँ, क्योंकि इधर आपकी मतलब आपकी और इस हो रही, तो मैं दूसरे दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ। तो तू नेट भी ठीक कर सकता है फिर, पर कोई बात नहीं। नहीं नहीं भैया, चलो आगे मैं चलते हैं। एग्जिट नहीं कर रहा, मैं मतलब ज्वाइन ही अरे कर रहा हूँ। मजाक कर रहा हूँ यार। आप उधर से वो ये कर दो। देखो, अब ये एक तार है निक्रोमियम की और एक था बल्ब। अब है तो दोनों के अंदर रेजिस्टेंस, ये दोनों ही बिजली को अपोज करते हैं। कि मतलब किस कुछ हद तक मैं कह रहा हूँ, सारे मेटल, सारे कंडक्टर अपोज करते हैं बिजली को बहने से। मगर ये भी कुछ अपोज करेगा, ये भी कुछ अपोज करेगा। और ये जो अपोज करता है उसको कहते हैं रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस को हम ऐसे डिनोट करते हैं। मान लो ये है R1 रेजिस्टेंस और ये है R2 रेजिस्टेंस। ये निक्रोमियम की है और ये बल्ब की है। ठीक है। अब मैं कहना क्या चाह रहा था कि, मैं क्या बोल रहा था, हाँ, कंडक्टर। अब ये है तो दोनों एक तरह से कंडक्टर ही, बिजली तो दोनों से ही पास हो रही है, चाहे वो अपोज हो रही है, उसको बहने में दिक्कत हो रही है बिजली को, मगर पास तो बिजली दोनों केसेस में हो रही है, R1 में भी और R2 में भी। तो ऐसे कंडक्टर जो बिजली को अपोज करते हैं मगर उनसे बिजली पास होती है, ये दोनों है कंडक्टर ही, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो ये है रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, रेजिस्टर, सॉरी रेजिस्टर। रेजिस्टेंस तो हुआ है कि अपोज करना, और जो डिवाइस अपोज करवाता है उसको कहते हैं रेजिस्टर। तो इस केस में ये निक्रोमियम की वायर और ये बल्ब दोनों एक रेजिस्टर का काम करते हैं। दोनों ही कंडक्टर हैं, दोनों ही बिजली को अपोज करते हैं, पर दोनों की रेजिस्टेंस अलग अलग है। और इन दोनों कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टर।
अ कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज दैट ऑफर हाई रेजिस्टेंस इज कॉल्ड पुअर कंडक्टर। किसी की बहुत ही हाई रेजिस्टेंस होएगी तो करंट तो बिल्कुल ही कम बहेगा उसमें से, तो इस वजह से वो एक पुअर कंडक्टर बन जाएगा। एन इंसुलेटर ऑफ द सेम साइज इवन ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस। अब जो देखो, ये है गुड कंडक्टर, ये सारे अपनी कॉपी में बना लेना। मतलब इसमें से करंट ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस बहुत कम होगी। बैड कंडक्टर के केस में करंट थोड़ा कम होएगा, रेजिस्टेंस थोड़ी सी ज्यादा होगी। और इंसुलेटर के केस में, मतलब बनाना नहीं, मैं समझाना चाह रहा हूँ कि करंट तो बिल्कुल ही नहीं होएगा, और करंट मतलब इतना ही कम हो जाएगा कि तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि यार करंट बह रहा है। और रेजिस्टेंस इतनी हाई हो जाएगी कि ये करंट को बहने ही नहीं देती। लेकिन आई बात समझ इंसुलेटर में में तो मैं क्या कहना चाह रहा फ्लो हूँ? ही नहीं होता ना करंट। है, मैं कह रहा हूँ करंट इंसुलेटर में तो होता करंट ही फ्लो नहीं, ही नहीं वैसे होता। फ्लो ही नहीं होता करंट। बट मैं तुम्हें समझाने के लिए, अब मैं कह दूं करंट फ्लो नहीं होता, तो इसको अगर जीरो कर दोगे तो इक्वेशन ही खत्म हो जाएगी। हम्म। पर इसको जीरो कर दो तो रेजिस्टेंस देखो इन्फिनिटी को इनफाइनाइट पहुंच जाएगी। कि इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस है इंसुलेटर के अंदर कि वो बिजली पास नहीं हो पा रही। मेरे को लग रहा है तुम लोग को ये बात समझ में आ गई है सबको। किसको नहीं है ये बता। आगे। तन्मय भाई आ गई है? आगे भैया। आगे भैया। आगे भी। नीलांश आ गई? हाँ जी भैया। यार तू कैमरा क्यों बंद कर रहा है भाई? ठीक है। अब इतनी देर से रेजिस्टेंस और ये सब पढ़ रहे थे, अब एक टॉपिक आ रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। एक तार है, उसकी रेजिस्टेंस की क्या किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, वो फैक्टर पढ़ेंगे फटाफट। ठीक है। It is observed that the ammeter reading decreases to one half when the length of wire is doubled। ये कह रहे हैं एक तार है इतनी। अच्छा चलो मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरे को बताओ, एक सड़क है, एक स्कूटी स्कूटी चला रहा है कोई आदमी, ठीक है। अब ये स्कूटी है जो भी है, ठीक है, ये स्कूटी चला रहा है ये, और ये जा रहा है इतनी सी सड़क पे। और मैं कहता हूँ हर 10 मीटर पे एक गड्ढा है, एक स्पीड ब्रेकर है। और अब यही सेम बंदा जब इधर से जाएगा तो इसको रेजिस्टेंस कम मिलेगी ना, इसको एक ही गड्ढा मिला। मगर अगर हर 10 मीटर पे एक गड्ढा है, तो और अगर मैं सड़क ले लूँ 100 मीटर की, तो इसको 10 ऐसे गड्ढे फेस करने पड़ेंगे। मानते हो? मानते हो? ये बात तो मानते हो सारे? हाँ जी। तो इस केस में इसकी रेजिस्टेंस मान लो 10 थी, तो इस केस में इसकी रेजिस्टेंस 100 हो जाएगी। अगले केस में नीचे नीचे इसको रेजिस्टेंस ज्यादा पड़ रही है। तो अगर यही करंट है, और अगर लेंथ के ऊपर ये डिपेंड करता है, और अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और लेंथ घटेगी तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। आई बात समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? अब ये जितना जितनी इसकी लेंथ बढ़ाते रहो तार की, उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, क्योंकि तार तो उस करंट को चलने से मना ही करेगी। और इतनी सी तार कम मना करेगी, और इतनी सी तार मना करती रहेगी, तो इस केस में रेजिस्टेंस ज्यादा है, और इस केस में रेजिस्टेंस कम है। नहीं आई बात समझ में? आगे भैया। किसको नहीं आई? आगे भैया। आगे भी है समझ। नीलांश भाई आगे। समझ में आ गया? आगे भैया। रेजिस्टेंस क्या होती है? रुकावट को बोलते हैं भैया। और ठीक है, ये देखो, अब इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा। ऊपर देखो, ये इन्होंने पहले तार ली, एक तार ली इतनी सी, फिर एक तार ली इतनी सी, फिर एक ये ऐसी और एक ये ऐसी, इसको छोड़ दो तुम।
मगर ये समझो कि तार की लेंथ बढ़ा बढ़ा के देख रहे हैं, और अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या, हम मैंने बोला जितनी लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कम होएगी। आ लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तो सारे हाँ कर देते, देखिए स्तुति ने कैसे हाँ करा है। लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ती है, और रेजिस्टेंस बढ़ती है तो हमारा करंट कम होता है, ये हमने रूल पढ़ा है। और करंट कम हुआ, रेजिस्टेंस बढ़ी, तो जितनी लंबी वायर होएगी उस केस में एमीटर हमारी रीडिंग कम शो करेगा, और जितनी छोटी वायर होएगी उतनी की हमारी एमीटर की रीडिंग ज्यादा शो होगी। अब मैं एक बहुत बड़ी इक्वेशन बताने जा रहा हूं, और अगर ये किसी ने ध्यान से नहीं समझी आगे का पूरा चैप्टर खत्म हो जाए। अभी तक हमने पढ़ा रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, ये भी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। और ओम्स लॉ पढ़ के हमने डिफाइन करा था कि रेजिस्टेंस डिपेंड करती है करंट के ऊपर। ये क्या है? भैया रेजिस्टेंस करंट के ऊपर डिपेंड थोड़ी नहीं ना वो करती है। करती है, रुक जा एक मिनट रुक जा। ये एरिया लिखा है, मैं इसको एम्पियर ले रहा था, ठीक है। और ये कह रहे हैं, एक तो हो गई लेंथ, हम जितनी बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस वो होएगी। और अगर हम भैया बट अगर उस वायर में इतनी रेजिस्टेंस नहीं हुई तो लेंथ थोड़ा ना अफेक्ट करेगी फिर। मान ले, मैं कहता हूँ दो 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 ओम की रेजिस्टेंस है एक एक इतने एरिया में, पर वो है तो ओवरऑल देखें तो पूरी वायर के अंदर ही ना। और अगर इतनी सी वायर रहोगे तो वो बस इतनी सी जगह में होगी, पर मगर वो दो वो हर जगह मिलेगी ना उसको तो। ठीक है। बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और ये लोग कह रहे हैं कि एक तो रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी, एक तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कि इस वायर का एरिया कितना है। इस वायर का एरिया मतलब अगर ये वायर का एरिया कम होगा, जितनी छोटी वायर होगी ना एरिया वाइज, उतना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और जितना इसका एरिया बढ़ जाएगा उतनी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। बात तो सही कह रहे बट हैं ये लोग। अभी एरिया मान लो और इतनी बड़ी तार वायर है, का एरिया मतलब, है वायर का क्रॉस एरिया मतलब। ये एरिया है, ये अंदर कितना है, कितना कितना एरिया है इसके अंदर। क्रॉस सेक्शन नहीं बोलते भी इसे। क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन क्या क्रॉस, होता है, बता क्रॉस सेक्शन क्या होता है। भैया मैम ने यही बताया था क्रॉस सेक्शन। हाँ क्रॉस सेक्शन मतलब क्यों बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। मतलब उसकी ब्रेथ। अब ये पूरे को कहते हैं इसके अंदर का पूरा, एक तरह से कैसे इसके अंदर कितना एरिया है। अरे एक मैं कह रहा हूँ इतनी सी तार ले ली, और एक ऐसी इतनी मोटी तार ले ली, आई बात समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और आप बिजली पास कर रहे हो तुम इसके अंदर से। इजीली फ्लो कर पाएंगे मोटी तार में। हाँ, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक, ये याद करने वाली चीज है। अब मैं एक्सपेरिमेंट, ये सब चीजें एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने निकाली हैं। ये जितने भी ये आउटकम्स पे आए हैं ये लोग एक्सपेरिमेंट करके आए हैं। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा कि हाँ अगर हम लेंथ बढ़ा रहे हैं, इन्होंने फिर एम मीटर की रीडिंग ली, लेंथ घटा के एम मीटर की रीडिंग ली, फिर ये रिलेशनशिप पे आए कि लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ती है, लेंथ घटती है तो रेजिस्टेंस भी घटती है। फिर इन्होंने एक बार ऐसी तार ली जिसका एरिया बहुत कम था, और एक बार ऐसी ली जिसका एरिया बहुत ज्यादा था। तो जब एरिया बहुत कम था तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा थी, और जब एरिया इन्होंने बहुत ज्यादा कर दिया तो रेजिस्टेंस बहुत कम हो गई। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये दो रिलेशन समझ में आए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बट भैया पतली तार का फिर रेजिस्टेंस ज्यादा कैसे हो सकती है। पतली तार का रेजिस्टेंस इस वजह से ज्यादा है क्योंकि मेरे को जितना याद आ रहा है, बाकी मेरे को एक सेकंड गूगल करना पड़ेगा, कि इसके अंदर ना जब मोटी तार तुम लेते हो तो करंट कुछ स्प्रेड हो जाता है, और इसको जितना रेजिस्टेंस एक लाइन में फेस करनी पड़ती थी उतनी नहीं करनी पड़ती। मैं एक मिनट इसका प्रॉपर रीजन तुम्हें बता देता हूँ। भैया मेरे को पता है। बता दे भाई।
जो वो मोटी वायर होती है तो उसमें उसका जो न्यूक्लियस की पावर होती है, जो न्यूक्लियस है वो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स जो जाते हैं उनको अट्रैक्ट करता है। जो उसका एरिया बढ़ जाता है तो वो कम अट्रैक्ट करता है। छोटी वायर में छोटा एरिया तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बिल्कुल सही अट्रैक्ट होगा। बात कह रहा है, मेरे को याद आ गया। हाँ, अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था। ये कौन, कहाँ से पढ़ा तूने? मैं तो भूल गया था ये चीज। ये वो स्टार्टिंग में वेब सर से पढ़ा था प्रखर सर। सर बढ़िया पढ़ा रहे हैं। ये देखो, मैं भूल गया बात, मैं वही देख रहा था। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि रेजिस्टेंस क्या होती है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती थी। कहाँ पढ़ा था हमने? एनसीईआरटी में। हम्म, ये देखो, इलेक्ट्रॉन्स आर restrained बाय द अट्रैक्शन ऑफ एटम्स among which they move। मतलब एक ये छोटी सी तार थी, इसके अंदर से ये बेचारे इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे थे, और ये टनल के इस तरफ से इन्होंने बाहर निकलना था। और ये जिस जो तार जिस चीज की बनी है, इसके एटम और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक अट्रैक्शन होती थी, और ये करंट को रोकते थे आगे जाने से। इस वजह से हम कहते थे रेजिस्टेंस बन रही है। अब ये जितनी बड़ी तार होएगी, और अब ये करंट इलेक्ट्रॉन फिर से जा रहे हैं, तो अब इनके सरफेस के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। और इसी वजह से रेजिस्टेंस, अगर एरिया बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, और एरिया घटा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। यार बहुत जबरदस्त बताया हन्नू ने। मेरे को ये चीज भूल गया था मैं, मतलब मेरे को याद नहीं आता कि ये एग्जैक्ट ये रीजन। आ गई बात समझ में? नहीं आई? रेजिस्टेंस मैंने क्या बताया? कोई भी चीज तार के अंदर जो बिजली को बहने से रोके। अब मान लो इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, है ना, इस तरफ, तो क्या यहाँ पे दीवार खड़ी कर देगा वो तार? ये आगे नहीं जाएगा तो कैसे, क्या करेगा? या एक को जाने देगा, एक को नहीं? ये अपोज कैसे करेगा? रेजिस्टेंस पैदा कैसे होगी? रेजिस्टेंस पैदा ऐसे होगी, ये एक तार है, अबे ये बहुत पतली तार है, मैं इसको थोड़ा फिर भी ऐसे करके दिखा रहा हूँ। ये तार है, ये तार का सारा सरफेस है, ये समझ रहे हो, ये सारा सरफेस है तार का। और उस तार के सरफेस से के बीच से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये देखो ये जा रहे हैं। अब देयर इज एन अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स ऑफ द कंडक्टर। एटम्स ऑफ कंडक्टर क्या है? इस तार के एटम। ये तार किस चीज से बनी है? वो एटम ही तो है तार के। तार के एटम और ये जो इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ये इनके साथ एक बॉन्ड बनाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। और जैसे जैसे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अब मान लो अगर ये अट्रैक्ट नहीं करते तो ये तो चुपचाप सीधा निकल जाते स्पीड में। मगर वो उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो उसकी तरफ बह रहे हैं, तो करंट की थोड़ी स्लो हो रही है करंट। इसी चीज को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। भैया वायर चाहे कौन सी मटेरियल की थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस होती है उसके अंदर। हाँ, हर वायर में होती है। अब वो बहुत ही मिनिमल मिनिमल भी हो सकती है, बहुत ज्यादा भी हो सकती है। अब वो मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है, कंपोनेंट टू कंपोनेंट डिपेंड करता है कि तू कौन सी तार यूज कर रहा है। नई बात समझ? अब हाँ भैया। अगर इतनी बड़ी तार ले लें, अब इसके जो एटम है वो तो ये रहे, बीच से तो तार खाली होती है, और अब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होएगी, अब तो डिस्टेंस बढ़ गया ना, देखो। अब क्या वो एटम उतनी ही तेजी से अट्रैक्ट कर पाएंगे? नहीं ना। तो अब करंट थोड़ा आसानी से और तेज बहेगा। तो इस वजह से एरिया अगर बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस कम हो गई, और एरिया अगर घटा दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ गई। ये दो रूल हमारे क्लियर हो गए। लेंथ हमें पता लग गया और एरिया हमें पता लग गया। अब अभी तक हमें दो रिलेशन पता लग गए, ये दोनों मानते हो? इसको इकट्ठा करके लिख देता हूँ, एल बाय ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये समझ में आ रहा है क्या लिखा? हाँ। ओम्स लॉ के केस में हाँ भैया। ये था V इक्वल टू आई आर कर दिया था, जहाँ पे आर हमारी रेजिस्टेंस थी और वो क्या थी?
कांस्टेंट। कांस्टेंट। इस केस में भी ये प्रोपोर्शन हटा के कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो इस केस में जो हम कांस्टेंट लगाएंगे उसको हम कहते हैं रो। ये जो पी, ये पी नहीं है, ये रो है। ये ऐसे ऐसे बनता है, एल बाय, ये फॉर्मूला बन गया। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये फॉर्मूला समझ में आया सबको? रो, रेजिस्टिविटी रो मतलब ये रो रेजिस्टिविटी होती कांस्टेंट होता है ना? है। रो कांस्टेंट होता है ना? जैसे रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है? अभी बता रहा हूँ, अभी के लिए समझ नहीं फॉर्मूला आया। समझो कि ये कांस्टेंट हटा के लगा है। नीलांश, हन्नू, कनव, तन्मय। समझ इन नहीं आया दोनों भाई। इक्वेशंस को मतलब r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l और r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 में a, इन दोनों को कंबाइन करके है ना ये वाला फॉर्मूला। कंबाइन ही तो करा है। क्या अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं कंबाइन नहीं भी करता तो अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, इस केस में भी ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। अबे है तो सेम ही इक्वेशन, इक्वेशन सेम ही है। वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसमें मैंने एक करके लिख दिया। समझाई? है सेम ही चीज। चलो आगे। हाँ। ये एक बार इट इज ऑब्जर्व से पढ़। It is observed that the ammeter reading decreases to 1/2 when the length of the wire is doubled. The ammeter reading is increased when a thicker wire of the same material and of the same length is used in the circuit. रुक जाओ, A change मेरे को नीलांश बताएगा वाई डस। मेरे को नीलांश बताएगा, कैमरा खोल रखा भाई तूने? वाई डस एन एम मीटर रीडिंग इंक्रीजेस व्हेन एरिया इज इंक्रीज्ड। क्योंकि भैया करंट उसमें ज्यादा तेज मूव करने लगेगा, कैसे? क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे ना, तो वो ज्यादा तेज मूव करेगा। रेजिस्टिविटी कम होगी उस वायर में। भाई दो फॉर्मूले जो बताए हैं पहले तो वो बता। पहले तो भैया एक रो वाला बताना भैया। दोनों बताने हैं। वो भी आर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला मत बता मेरे को, रिलेशन बता पहले। दोनों दोनों के अंदर रिलेशन क्या बनाया था हमने? किन दोनों में भैया? ओम्स लॉ में और ये वाले में जो भी जो रिलेशन बना था ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो बता। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, और और आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। और ये कब पढ़ा दिया मैंने? पहले तो ये बता मेरे को। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल भैया। अरे मेरे भाई, जो जो पढ़ाया बस वो बताना यार। और वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, हमने यही तीन रिलेशन पढ़े हैं अब तक, और इन्हीं तीन रिलेशन से हमने आंसर और फॉर्मूले निकाले हैं। इस केस में हम एक आर लगा देते थे और आर वी बाई आई, तो मतलब आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब हमने ये डिराइव करा है, ये ओम्स लॉ कहता नहीं है वैसे, ये हमने निकाला है। अब एम मीटर की रीडिंग इंक्रीज हो रही है, मतलब करंट इंक्रीज हो रहा है ना? और ये कह रहा है व्हेन द एरिया इज इंक्रीज्ड, तुमने एरिया बढ़ाया तो रेजिस्टेंस कम हुई, और रेजिस्टेंस कम हुई तो करंट बढ़ेगा। ये आंसर है कि when when the ammeter reading increases when area is increased because the resistance of a wire, एक वायर की रेजिस्टेंस
is inversely proportional to the area of cross section of the wire, which results in less resistance. And according to Ohm's law, less resistance means more current because resistance is inversely proportional to current. हाँ जी भैया। किसको समझ नहीं आ रहा? हो गया भैया। किसको नहीं आ रहा? स्तुति आ रहा है? तन्मय आ रहा है? हाँ भैया आ रहा है। आ रहा है भैया। आ रहा है भैया। रेजिस्टिविटी कुछ नहीं है। रेजिस्टिविटी के जो हमने रो लिखा, ये एक यूनिट है मेजर करने की कि जो रेजिस्टेंस लग रही है ना वो कितनी स्ट्रांग है। कुछ नहीं है कि मान लो इतनी तार है, इस तार की रेजिस्टेंस मान लो 2 ओम है, मगर इस तार की जो ताकत है वो कितनी है एक लेंथ के अंदर, किसी एरिया के अंदर। मान लो अब ये तार मेरी 100 मीटर की है और हर 10 मीटर पे तो 10 ओम पर मीटर की रेजिस्टेंस लग रही है। मान लो 10 ओम 1 मीटर एरिया में 10 ओम रेजिस्टेंस है पर मीटर। और अगर मैं पूरी वायर को कहूँ तो उसके अंदर मैं कहता हूँ 100 ओम, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, पर मैं एक एक मीटर में कहता हूँ 10 ओम पर मीटर है। तो जैसे पोटेंशियल डिफरेंस होता था एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में, वो कितनी सेल को जान लगानी पड़ेगी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाए, तो वैसे ही कितनी तार की कैपेबिलिटी है कि वो रेजिस्ट करे पर एक एरिया के अंदर, उसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। ये पढ़ो आगे, ये पढ़ो फटाफट आगे जहां से छोड़ा था। A change in ammeter reading is observed when a wire of different material of the same length and the same area of cross section is used. On applying Ohm's law, we observe that the resistance of the conductor depends on its length, on its area of cross section, on the nature of its नेचर material. ऑफ मटेरियल, This वही बात है। किस नेचर का है? निक्रोमियम की कुछ अलग थी, कॉपर की कुछ अलग होती है, बल्ब की कुछ अलग होती है। तो वो कह रहे हैं कि लेंथ पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है, और वो क्या एलिमेंट है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी। चलो। precise measurements have shown that resistance of a uniform metallic conductor is directly proportional to its length and inversely proportional to the area of cross section. हम्म, ये बात समझ में आ गई। हाँ भैया। समझ गया कंबाइनिंग द भैया। इक्वेशन वी गेट रो which is a constant of proportionality and is called electrical resistivity of the material of the conductor। अब ये जो कंडक्टर था इसकी कितनी रेजिस्टिविटी है ये रो हमें वही बताता है। ऐसा यूनिट है रेजिस्टिव। अब ये क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ऐसा यूनिट इज ओम पर मीटर। अब देखो हमने फॉर्मूला क्या निकाला था, रो एल बाय ए। हंस क्यों रहे हो? रेजिस्टिविटी इक्वल टू रो एल बाय ए, रो इक्वल टू आर ए बाय एल, यही है। आपने शिफ्ट कर दिया ना उस रेजिस्टिविटी हाँ, को। रेजिस्टेंस की क्या होती है? ओम। एरिया किस में होता है? मीटर स्क्वायर में। और लेंथ किस में होती है? मीटर में। तो ये एक मीटर से मीटर कट गया, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या आ गई? ओम मीटर। एक बार दोबारा समझाओ ना, रेजिस्टिविटी क्या होती है? दोबारा बता देते हैं। ये फॉर्मूला समझ में आ गया है ना? हाँ जी भैया। इसको इधर ले जा, आर ए इक्वल टू रो एल। हम्म। आगे समझ में क्या कह रहा था? ये यहां तक समझ में आया? हाँ। फिर ये उल्टा करके रख दिया ऐसे, हम्म। रो इक्वल टू आर ए बाय एल। फॉर्म में मैं पूछ रहा हूँ रेजिस्टिविटी क्या होता है, एक बार है दोबारा बता दो। रेजिस्टिविटी क्या होता है?
रेजिस्टिविटी तो समझ, वो कितना, कितनी उसकी ताकत है उसको अपोज करने की, वही रेजिस्टिविटी होती है। रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी होती है। मगर रेजिस्टेंस पूरी वायर की होती थी, रेजिस्टिविटी एक एरिया की होती है वायर की। बस समझ ले, कुछ नहीं, वही चीज है। रेजिस्टिविटी इज अ मेजर विच टेल्स द इलेक्ट्रिक द रेजिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ वायर। चलो, ठीक। अब रेजिस्टेंस मान लो है ओम में, एरिया है मीटर स्क्वायर में, लेंथ किस में, मीटर में, मीटर मीटर कट गया, ओम मीटर, इसकी यूनिट आ गई। अगर कभी भी रेजिस्टेंस लिखोगे तो 10 ओम लिखोगे, और रेजिस्टिविटी लिखोगे तो 10 ओम मीटर लिखोगे। आ गई बात समझ में? हाँ जी भैया। हम्म। हाँ भैया आ गए। The metals and alloys have very low resistivity in the range of 10 to the power minus 8 ohm meter to 10 to the power minus 6। अब वही बात है, जिसकी रेजिस्टिविटी कम होएगी। अब ये देखो, रेजिस्टिविटी अगर मैं कम करता हूँ, इसको देखो, रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, मानते हो? अगर रेजिस्टिविटी कम होएगी तो रेजिस्टेंस भी कम होएगी, और रेजिस्टेंस कम होएगी तो करंट ज्यादा होगा। इसका मतलब वो गुड कंडक्टर है। तो भैया इसका अगर आपने मतलब बोला कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी सेम है तो फिर इनके बीच में डिफरेंस मतलब समझ में नहीं आया मेरे को। रेजिस्टेंस पूरी तार की है, रेजिस्टिविटी हाँ एक एरिया के अंदर की है, क्योंकि वो एरिया वाइज आ जाता है ओम मीटर। बट मतलब सेम है दोनों का। हाँ, मतलब सेम है। रेजिस्टिव रेजिस्टेंस इज व्हाट द करंट इज द थ्योरी। रेजिस्टेंस एक वो चीज है जिसकी वजह से आगे जा नहीं पा रहा, वो नाम दे रखा है। रेजिस्टिविटी भी सेम चीज है, वो मेजर बता रहा है कि हाँ, कि ये 10, मतलब वो कितना मेजर, कितना आगे जा नहीं पा रहा, वो क्या क्वांटिटी है एक एरिया के अंदर। दोनों सेम चीज है, दोनों ही वही चीज है कि करंट अपोज हो रहा है, करंट आगे नहीं जा पा रहा। अब वही बात है कि रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर रेजिस्टिविटी कम होएगी तो रेजिस्टेंस कम होएगी, रेजिस्टेंस कम होएगी तो करंट ज्यादा होगा। तभी ये जितने भी मेटल हैं, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ही कम है, मतलब इनकी रेजिस्टेंस भी बहुत ही कम है, और ये सारे क्या हैं, गुड कंडक्टर। इंसुलेटर लाइक रबड़, रबड़ वगैरह की देखो रेजिस्टिविटी कितनी है, 10 टू द पावर 12, और मेटल की कितनी थी, 10 टू द पावर -8। कितना फर्क है? तो रबड़ क्या है, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, करंट इनसे ना के बराबर फ्लो होता है, इस वजह से ये कौन से हैं, इंसुलेटर है। अब ये कह रहे हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर। अब हमने चार चीजें पढ़ ली, चार चीजों पे रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस डिपेंड करती है एक तरह से। कौन से 4 फैक्टर्स हैं, ये अपने कॉपी में लिख लेना, क्योंकि ये एनसीईआरटी में ढंग से नहीं लिखा हुआ। 4 फैक्टर्स, पहला लेंथ, लेंथ, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ द मटेरियल वो वायर। हाँ। नेचर ऑफ और मटेरियल, टेम्परेचर। और टेम, टेम्परेचर। और यही चार फैक्टर रेजिस्टेंस को भी अफेक्ट करते हैं एंड रेजिस्टिविटी को भी अफेक्ट करते हैं। आई बात समझ में सबको? आगे भैया। हाँ जी भैया। भैया ये लर्न करने पड़ेंगी सबके अलग अलग मटेरियल के नहीं 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 रेजिस्टिव। नहीं, ये याद नहीं करनी। ये तो ऐसे ही बताना चाह रहे हैं कि देखो सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, उसकी इतनी कम है। और ये देखो ये पेपर, जिससे बिजली बिल्कुल पास नहीं होती, 10 टू द पावर 12। ये बताना चाह रहे हैं कि कौन कितना बढ़िया है। ये देखो ये बताना चाह रहे हैं कि कंडक्टर की रेजिस्टिविटी देखो कितनी कम है, और फिर थोड़ी रेजिस्टिविटी बढ़ती है अलॉय की, और फिर बढ़ती है इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर जो होते हैं देखो, उनकी रेजिस्टिविटी सबसे हाई है, मतलब करंट सबसे कम फ्लो करेगा, और अलॉयस के कहीं बीच में इनसे ठीक ठीक करंट फ्लो करेगा। और कंडक्टर तो बहुत ही बढ़िया है, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ही कम है, मतलब बहुत ज्यादा ही करंट इधर से फ्लो कर जाएगा, ये बताना चाह रहे हैं। भैया लॉइस क्या होता है? तो मेटल नॉन मेटल नहीं पड़ा?
एक पूरी मिक्सचर मेटल ऑफ और एक नॉन मेटल्स होते मेटल। हैं। क्या भैया? मिक्सचर ऑफ मेटल्स। अच्छा। कोई बात नहीं, केमिस्ट्री भी कराऊंगा अभी रिवीजन। ये तुम्हारा नेट सही रहा तो बढ़िया रिवीजन हो जाएगी। अब ये बढ़िया लास्ट नेट। खत्म करो यार इसको, फिर आज की क्लास खत्म करें। क्या पढ़ने भैया? रिवील्स दैट द, ये देखो ये वाला पढ़ो यार, 112। Table 11.2 reveals that the resistivity of an alloy is generally higher than that of its constituent metals. Alloys do not मतलब क्या है? ये oxidize. एलॉय की रेजिस्ट, मेटल तो बहुत अच्छे कंडक्टर है, मतलब करंट बहुत ज्यादा, रेजिस्टेंस बहुत ही कम, रेजिस्टिविटी बहुत ही कम। तो रेजिस्टिविटी इस केस में अपनी अपनी एनसीईआरटी में देखो बहुत ही कम है मेटलों की, कंडक्टर्स की। फिर ये कह रहे हैं अलॉयस जो कि ठीक ठीक बिजली कंडक्ट करेंगे, इनकी रेजिस्टिविटी ठीक ठीक होगी, और इनसे बिजली पास होएगी, बहुत अच्छे से ही पास होएगी, बट इतने भी अच्छे से नहीं होगी कि कंडक्टर से होए। तो इनकी जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस है, कंडक्टर से थोड़ी सी ज्यादा है, और वो ये दिखा रखी है। और इंसुलेटर्स का तो बेड़ा गर्क हो रखा है, ये तो इनकी तो रेजिस्टिविटी इतनी हाई है, रेजिस्टेंस इतनी हाई है कि करंट पास होता ही नहीं। चलो, फॉर दिस Alloys do रीजन। not Alloys do not oxidize or burn readily at high temperatures. For this reason, they are commonly used in electrical heating devices like electric iron, toasters, etc. Tungsten is used almost exclusively for filaments of electric bulbs, whereas copper and aluminium are generally used for electrical transmission lines. अब ये ट्रांसमिशन लाइन में क्यों यूज करते हैं? ताकि बिजली बढ़िया से फ्लो कर पाए। अब जो अगर तार के अंदर ही रेजिस्टेंस लगा दोगे, ऐसी कोई तार ले आओगे कि जो करंट को पास ही नहीं होने दे रही, कहाँ से बिजली आएगी? तो तभी ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे हाई टेम्परेचर पे हम ये एलॉयज वगैरह को यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये जलते बलते नहीं है, इनका टेम्परेचर वगैरह थोड़ी ठीक होती है, हाईली बॉइलिंग पॉइंट वगैरह वो सब। और ये कह रहे हैं कि हम टंगस्टन को यूज करते हैं फिलामेंट बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो बल्ब होती है, वो बल्ब के अंदर वो देखा है, वो छोटा सा वो फटाफट येलो सा हो जाता है, जो पुराने टाइप के बल्ब आते थे, तो वो टंगस्टन लगा होता है, वो फिलामेंट की तरह यूज होता है। और और यही है कि कॉपर वायर को ये याद कर लेना, ये इसके नोट्स बना लेना इस पार्ट के। और बस ये दो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल कराने हैं अभी। अब देखो भाई, एक तरह से तुम्हारा, अगर मैं तुम्हें सबको बोलूँ ना, तो यहाँ तक का चैप्टर कंप्लीट हो गया एक तरह से। अब ये दो तीन डायग्राम रह गए, और ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट रह गया, और चैप्टर खत्म। अब मैं ये क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, बट मैं क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर रहा हूँ करने कैसे हैं, और फिर होमवर्क दे रहा हूँ। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ इतना सोर्स। ये जब भी वोल्टेज दे रखी हो तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब ऑफ द फिलामेंट इज 1200 ओम। हर बार गिवन लिखना है, नहीं तो क्वेश्चन होएंगे नहीं। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ, मतलब मेरे से करंट पूछ रहा है। ये तीनों चीजें कौन से फॉर्मूले में यूज होती थी, पहले मेरे को समझना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला। ओम्स लॉ, V इक्वल ये टू आई गिवन आर। हमें हाँ अपनी हेल्प के लिए लिखना है या प्रेजेंटेशन के लिए? है भाई। गिवन अपनी हेल्प के लिए लिखना है, प्रेजेंटेशन के लिए लिखना है? अबे कौन सी प्रेजेंटेशन? अरे, आंसर दिखाने के लिए। हाथ दिखाने के लिए लिखना है। अभी अपने अपने लिए लिख दे पेपर में भी जाके, और नीचे लिख दे मैंने अपने लिए लिखा है ये। अब इसको सॉल्व करके जो भी आएगा करंट एम्पियर में आंसर लिख देना। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कोई ड्रॉ फ्रॉम, अब वोल्टेज दे रखा है और रेजिस्टेंस चेंज हो गई, अब वही है। अब V को 220 रख दो, और रेजिस्टेंस को 100 रख दो, 220 डिवाइड बाय 100, 2.2 एम्पियर। ये देखो आंसर, समझ में आ गया ओम्स लॉ का न्यूमेरिकल। हाँ भैया। तन्मय, कनव, नीलांश, आ गया भैया। हाँ जी, हाँ जी भी आ गया एक बार समझ। गिवन लिखना है। भाई देखो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करा रहा हूं, तुम्हें पता है सबको पेपर में यही आना है, इससे ज्यादा क्या ही आ जाएगा। हाँ जी भैया। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 60 वोल्ट।
मैंने ड्रॉ द करंट, करंट कितना है 4 एम्पियर। व्हाट करंट विल हीटर ड्रॉ इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। मतलब मतलब अब ये क्वेश्चन है तुम्हें घुमाने के लिए। ये देखो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये होता था, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, इसको हटा के हम एक कांस्टेंट लगाते थे, कांस्टेंट हम लगाते थे, कांस्टेंट जो चेंज नहीं करते हम। इन दिस केस ये कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस पहले है 60 वोल्ट का और करंट है 4 एम्पियर का, तो हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। फिर ये कह रहे हैं व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन। ये कह रहे हैं एक केस ये था, ये कह रहे हैं अब दोबारा बताओ कितना करंट निकलेगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम 120 कर दे। तो अभी तो हमें फिर रेजिस्टेंस भी नहीं पता, मगर क्वेश्चन तो हमें वो हिंट दे रहा है कि पहले तुम या रेजिस्टेंस निकाल लो, रेजिस्टेंस इज अ कांस्टेंट, वही सेम रेजिस्टेंस को इधर यूज कर लो और यहां से करंट निकाल लो। आ गई बात समझ में, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। घंटा किसी को समझ नहीं आ रहा, सारे ऐसे ही कर रहे हैं। भैया आ आ गया। गया। आ गए भैया। दिलांच भाई समझ में आ आ गया। गया भैया। हाँ जी भैया। आ गया भैया समझ। घर से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा खुद से। हाँ भाई जी नकल भैया। मत मारना इसकी, नकल तब मारना जब बिल्कुल समझ नहीं आए, मतलब देखना रहे पर। रेजिस्टेंस ऑफ, अब ये लो रेजिस्टेंस भी न्यूमेरिकल आ गया। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज वन, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम। मतलब रेजिस्टेंस इज 26 ओम मीटर। ओम मीटर है ना, ओम पर 1 मीटर, ओम मीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। ये लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम, तो ये रेजिस्टिविटी है रेजिस्टेंस है? ओम मीटर है ये, ओम मीटर रेजिस्टिविटी लिखी है, ठीक है। तभी 1 मीटर लिखा है कि 26 की कितनी है, वन 1 मीटर की कितनी 26 ओम, तो तो इसमें रेजिस्टिविटी। मीटर मीटर अलग से और ओम अलग से, तो ऐसे साथ में नहीं होना चाहिए 26 ओम मीटर? तभी तो उन्होंने लेंथ तुम्हें दिया है कंफ्यूज करने के लिए, वो कह रहे हैं तुम कंफ्यूज हो। वो कह रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, लेंथ कितनी है 1 मीटर, और रेजिस्टेंस कितनी है 26 ओम। ऐसे लिख ले, अभी के लिए ऐसे लिख ले, इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज इतना, मतलब डायमीटर इतना पढ़ के आइडिया नहीं लग रहा क्या कि ये उस क्वेश्चनों की बात हो रही है जिसमें एरिया लेंथ रेजिस्टिविटी आ जाती है, ये वो वाला कोई आर इज न्यूमेरिकल है। इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। टेम्परेचर कितना दे दिया 20 डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दिस टेम्परेचर। टेम्परेचर तो कहीं यूज ही नहीं होगा भैया। है, टेम्परेचर तो यूज ही नहीं होगा। अब इन्होंने ये सब तुम्हें दिया है, एक मिनट सुन लो पहले, ये सब सामान दिया है तुम्हें। ठीक है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, हमने फॉर्मूला याद करा, यही फॉर्मूला याद करा। तो इससे अब हमें हमें पूछ रहा है रेजिस्टिविटी बताओ, है ना, यही पूछ रहा है ना हमसे। तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू आर ए बाय एल यही होती है। रेजिस्टेंस क्या है 26, एरिया क्या होएगा, डायमीटर दे रखा है, क्या एरिया होता है, एक एक सिलेंडर का एरिया क्या होता है। सिलेंडर का या सर्कल का? पाई स्क्वायर, मेरे हिसाब से तो डायमीटर, टू यार एक मिनट, मेरे हिसाब से पाई तो आर स्क्वायर लेंगे ना। सर्कुलर वायर थोड़ी होती है यार, ये सिलेंड्रिकल वायर होती है ना, तो सिलेंडर बट का। अगर अगर वायर का एरिया लेंगे तो अंदर का एरिया तो सर्कल पोर्शन में आएगा ना। बट वायर तो पूरी सिलेंडर होती है ना एक तरह से, सिलेंडर सिलेंडर ही तो होता है वायर। रुक जाओ यार एक मिनट, मैं कंफर्म कर रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ।
अच्छा रे यार, मैं भी पागल हूँ। ये लोग डायमीटर की बात कर रहे हैं ना, इधर ये देखो, ये लोग डायमीटर की बात कर रहे हैं ना, तो ये सर्कल की ही बात कर रहे हैं। तो तुम्हें डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 0.3 mm। तो इसको मिलीमीटर को पहले तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि mm में तुम आंसर नहीं निकाल सकते। और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 0.3 × 10⁻³ डिवाइड बाई लेंथ कितनी है, 1 मीटर। और बस इसको सॉल्व करके आंसर जो आएगा वो रेजिस्टिविटी है। और ओम मीटर के अंदर आंसर आना चाहिए, ओम मीटर, क्योंकि रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर होती है। फिर कह रहा है 11.2 की टेबल पे जाओ, और फिर ये लोग कह रहे हैं कि इस टेबल पे जाओ और देखो रेजिस्टिविटी कहाँ है, और बताओ कि वो एलिमेंट कंडक्टर है, अलॉय है, जो भी क्या चीज़ है वो बताना। अब ऐसे ही 11.6 सारे घर से करेंगे, और ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन कल घर से प्रैक्टिस करके आएंगे, और एक एक क्वेश्चन सारे दिखाएंगे मेरे को। इतना कल प्लस होगी क्लास या परसों होगी? पहले के सारे नोट्स, और वो सब कुछ सबका बना होना चाहिए। अच्छा नीलांश भाई, तूने मेरे को कहा था तू मेरे को कोई नोट्स कल दिखाएगा। तूने व्हाट्सएप पे मैसेज करा है, वो बना लिए हैं तूने? भैया भैया मैं कुछ पूछ रही हूँ। हाँ। मैं बोल रही हूँ कि कल होगी क्लास या परसों होगी? अब बताऊंगा मैं, ठीक है। जो भी होगी तुम कल तक इसको खत्म करके रखना, नहीं होता कल तक तो फिर परसों होगी ही क्लास। बस ठीक है। चलो मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर रहा हूँ भाई, जिसने रिकॉर्डिंग नहीं देखी वो सारी रिकॉर्डिंग देखना पहले वाली, और फिर कल अगली क्लास करते हैं। बाय बाय। बाय बाय।